सो अब हम एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे। छोटी तो नहीं है खैर, लेकिन थोड़ी बड़ी स्टोरी है। और एक रियल लाइफ स्टोरी है। एक रियल लाइफ स्टोरी है। ये एक रियल सब कुछ एक रियल लाइफ स्टोरी है, जिसमें एक लेडी है, वो अपने भाई से बात कर रही है। बहन भाई हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। और जो बहन है, वो अपनी मैरिज लाइफ के बारे में कुछ बता रही है। तो इसमें कई सारे मैसेजेस हैं, और वो सारे मैसेजेस हम डिकोड कर सकते हैं। रियली होप कि इसको बहुत हम ध्यान से सुने एंड इसको समझते जाएं, क्योंकि इसके बाद जो कुछ मैसेजेस को डिकोड करने वाली चीज होगी, जो करेगा फिर उसको अवार्ड मिलेगा। सो ये स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स हैं। तो अब हम इस स्टोरी पर आते हैं। मेरा नाम अजीत और कहानी का नाम है जेल की कहानी। जो सिंपल इट्स बेस्ड ऑन फॉरगिवनेस। इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स हैं। एज यू सी, इफ यू कांट सी दैट, तो पहला तो कैरेक्टर का नाम है कोलिन। वो एक्चुअली ये बुक का ऑथर है और वो स्टोरी टेलर है, एंड आई एम दैट पर्सन डूइंग दैट एक्टिंग। एंड देन कोलिन की एक बहन है, उनका नाम है जील। कोलिन ने लिखा है किताब, वो मैं पढ़ूंगा। और उनकी बहन जो है, छोटी बहन जील, उसका रोल अनन्या जी कर रहे हैं। So she is my younger sister. And then जील का एक हस्बैंड है, जो सेकंड हस्बैंड है, उसका नाम है जेफ। और उसका फर्स्ट हस्बैंड भी था, उसका नाम है हेनरी। ये थोड़ी वेस्टर्न साइड की कहानी, इसलिए ये प्लॉट है। दो पर्सन है, बट वैसे भी। हाँ, और फिर जेफ जो जील का पहला हस्बैंड है, सॉरी सेकंड हस्बैंड है, उसकी एक डॉटर है, उसका नाम है लॉरेन। ठीक है, हम कहेंगे लॉरेन वन। और फिर कॉलिन की, मतलब मेरी खुद की एक डॉटर है, उसका नाम भी लॉरेन ही है। जो ये स्टोरी में ऐसा ही है रियल में। तो दोनों जो भाई बहन हैं, उनकी दोनों की बेटियां हैं ना। एक मतलब मेरी वो असली बेटी नहीं है, वो हस्बैंड, हाँ, स्टेप डॉटर। तो स्टेप डॉटर और इनकी बेटी का नाम सेम है, लॉरेन। तो ये स्टोरी मेड अप नहीं है, दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी। और ये जो जिल है, इसने ये स्टोरी जो है बुक में लिखने को अग्री किया है। एंड ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो अभी, as I said, like I will be the storyteller, and in between I'll try to listen what she has done and try to analyze that from forgiveness point of view. और आप लोग ऑडियंस हो, और बीच बीच में आपसे भी मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि जो मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, इनसे बात करने के लिए, और फिर इनसे बात करूँगा इस तरह से। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। सो कोलिन घर में चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। जेफ, जो मेरा हस्बैंड है, और मैं, हम अलग हो सकते हैं, हम सेपरेट होने का सोच रहे हैं। अभी आई एम जस्ट टॉकिंग टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू सेड। इस तथ्य के बावजूद कि मैंने देखा कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत लग रहा था, इस बात ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने हमेशा सोचा था कि वह और उसका पति जेफ अपनी 6 साल की शादी में खुश थे। दोनों की पहली भी शादी हो चुकी थी, लेकिन यह रिश्ता मजबूत लग रहा था। तो मैंने पूछा, क्या हो रहा है? ठीक है, ये सब काफी अजीब है। और मुझे नहीं पता है कि कहाँ से शुरू करना है। जेफ वास्तव में काफी अजीब बिहेव कर रहा है, और मैं इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात अब यहाँ तक पहुंची है कि हम अब एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, और वो मुझसे पूरी तरह दूर हो गया है और कहता है कि ये सारी मेरी गलती है। क्या आपको पता है कि जेफ की जो सबसे बड़ी बेटी है, लॉरेन, लॉरेन के हस्बैंड की लगभग 1 साल पहले एक कार की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब से उसने और जेफ ने वास्तव में एक बहुत ही अजीब सा रिश्ता विकसित किया है। जब भी वो कॉल करती है, लॉरेन कॉल करती है, तो जेफ उसे लव कहकर बुलाता है, और घंटों वो इसी तरह से बहुत प्यार से आपस में बातें करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो बाप बेटी नहीं है, लेकिन किसी मतलब लवर्स हैं।
एक दूसरे को लव कहते हैं, आपस में ही बात करते हैं घंटों घंटों, तो लगता ही नहीं है कि बाप और बेटी। बाकी सभी को इग्नोर करके वो इतनी गहराई से और शांति से बातचीत करते हैं एक साथ बैठकर, और सबको इग्नोर करते हैं, खास करके मुझे। मैं मुश्किल से इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि वो जेफ के जीवन की केंद्र बन गई है। जेफ की लाइफ में और कुछ है ही नहीं सिवाय लॉरेन के, और मैं शायद ही उसकी लाइफ में अब कुछ भी रेलेवेंस होल्ड करती हूँ, शायद ही उसकी लाइफ में शामिल हूँ। मैं पूरी तरह से इग्नोर्ड महसूस करती हूँ अपने आप को। So now I will just speak to you audience कि क्या हो रहा है बीच में। जो चीज मुझे अजीब और संदेहास्पद लगी थी वह था जेफ का अनकैरेक्टरिस्टिक व्यवहार। मैं जिस जेफ को जानता था वह निश्चित रूप से अपनी बेटियों से स्नेह करता था और इतना को डिपेंडेंट था कि उसे उनके अप्रूवल और प्रेम की अत्यंत से आवश्यकता थी। लेकिन मैंने कभी भी जिल द्वारा वर्णित तरीके से उसे व्यवहार करते नहीं देखा था। मैं हमेशा उसे उसे जिल के प्रति देखभाल और स्नेह के रूप में जानता था। वास्तव में मुझे यह विश्वास विश्वास करना मुश्किल था कि वह उसके साथ इतनी क्रूरता से व्यवहार करेगा। मुझे यह समझना आसान लगा कि इस स्थिति ने जिल को दुखी क्यों किया और कैसे जेफ का आग्रह है कि वह यह सब कल्पना कर रही थी और खुद को मानसिक रूप से बीमार बना रही थी, और यह उसे बहुत अधिक बदतर बना रहा था। तो अगले दिन भी हमारी बातचीत चलती रही और मुझे जो फर्गिवनेस के दृष्टिकोण से जिल और जेफ के बीच क्या हो रहा है इसकी एक तस्वीर मिलना मुझे शुरू हो गई। लेकिन इसका उल्लेख मैंने अभी नहीं करने का फैसला किया, कम से कम अभी इस वक्त नहीं, क्योंकि वह परिस्थिति ड्रामा में बहुत फंस गई थी और मेरी कोई भी बात सुन और समझ नहीं पाई थी। फॉरगिवनेस एक बहुत व्यापक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव पर आधारित है, और जब हम इंग्लैंड में साथ रह रहे थे तब ये हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इसलिए ये जानते हुए कि जिल अनजान थी कि मेरे बिलीफ सिस्टम का अंडरलाइन थीम फॉरगिवनेस है, मुझे लगा कि अभी इतना चैलेंजिंग थॉट पेश करने का समय नहीं आया। हालांकि दूसरे दिन फिर इस विषय में और समस्या के ऊपर घूम फिर कर वही गोल गोल डिस्कशन करने के बाद मैंने फैसला किया कि अभी फॉरगिवनेस का अप्रोच यूज करने के लिए समय निकट आ गया है। तो इसके लिए यह आवश्यक होगा कि मेरी बहन इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहे कि जो कुछ दिख और समझ में आ रहा है उसके भी परे कुछ और हो रहा है, कुछ ऐसा जो प्लान है, दैवी रूप से गाइडेड है और उसका फाइनल आउटकम अच्छे से अच्छा है। फिर भी वह अपने आप को विक्टिम या पीड़ित समझने के लिए जिस तरह से कमिटेड थी कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं उसे जेफ के व्यवहार का फॉरगिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रिटेशन सुनाने के बाद भी उस विक्टिम की भूमिका से बाहर ले पाऊंगा। अभी मैंने जिनसे कहा, क्या आप इस स्थिति को अलग तरह से देखने के लिए तैयार है? क्या आप मेरे लिए अपनी सोच को कुछ समय के लिए फ्री और ओपन रखोगे ताकि मैं तुम्हारी इस बात को एकदम अलग दृष्टिकोण से समझा पाऊं? हालांकि मेरे पास जील के साथ एक निश्चित अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ हालांकि मेरे पास जील के साथ एक निश्चित ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें मैंने उसे पहले रिश्ते के की समस्या को हल करने में मदद की थी, इसलिए उसने मुझे यह कहने के लिए भरोसा किया। ठीक है, तो ठीक है, आपके मन में क्या है वो आप मुझे बताइए। यही ओपनिंग था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं जो कहने जा रहा हूँ वह अजीब लग सकता है, लेकिन जब तक मैं समाप्त नहीं कर लेता तब तक इस पर सवाल न उठाने की कोशिश करें। बस इस संभावना के लिए अपने दिमाग को खुला रखे और सोचो कि जो मैं कह रहा हूँ वह सच है, और देखे कि मैं जो कहता हूँ वो आपको किसी भी तरह से समझ में आता है या नहीं। जिल, आपने हमें जो वर्णन किया है निश्चित रूप से सच्चाई है जैसे कि आप इसे देखते हैं। मुझे अपने मन में थोड़ा भी संदेह नहीं है कि यह वैसा ही हो रहा है जैसा आप कहते हैं। वैसे भी जिल,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यह जान लें कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूँ जो आपके द्वारा कही गई बातों को नकारता है या आपकी कहानी को अमान्य करता है। मेरा मानना है कि जिस तरह से आपने कहा है ऐसा हुआ है, मगर मैं आपको इस बात का हिंट देना चाहता हूँ कि इस स्थिति के पीछे और क्या कुछ हो सकता है। तो इस सिचुएशन के पीछे का आपका क्या मतलब है? यह सोचना पूरी तरह नेचुरल है कि जो कुछ भी दिख रहा है वह रियलिटी है, लेकिन शायद उस रियलिटी के पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है, मगर हम उसको उस और कुछ को अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि हमारी 5 इंद्रियां इसे समझने के लिए अपर्याप्त हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अपनी परिस्थिति ले लो। इतना तो स्पष्ट है कि आप और जेफ दोनों के बीच में यह ड्रामा चल रहा है। कभी सोचा है इस ड्रामा के साथ साथ पीछे ऐसा कुछ और भी हो रहा है जो नेचर में काफी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक है? वही लोग और एक ही घटना, लेकिन एक पूरी तरह से अलग अर्थ। सोचो, यदि आपकी 2 आत्माएं इस ड्रामा में एक ही डांस कर रही थी लेकिन पूरी तरह अलग अलग धुन के लिए। सोचो यदि वो डांस आपकी हीलिंग या मानसिक उपचार के बारे में था। सोचो कि क्या आप इस घटना को आपकी मन की बीमारी को ठीक करने और अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने के अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। यह एक बहुत ही अलग एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन होगी, है ना? तो मैंने अभी जिल को डायरेक्टली एक्सप्लेन करने का फैसला किया फॉरगिवनेस के बारे में। पिछले 3 महीनों को अगर देखें, जब आपने जेफ को अपनी बेटी लॉरेन के प्रति इतना प्यार से व्यवहार करते देखा तो आपको ज्यादातर क्या महसूस हुआ? ज्यादातर गुस्सा, निराशा और उदासी। और मुझे वास्तव में बहुत दुख होता है। मैं बहुत अकेला, निग्लेक्टेड और अनलव्ड महसूस करती हूँ। मुझे इतना बुरा नहीं लगता है कि अगर वो प्यार दिखा ही नहीं सकता था, केयर दिखा ही नहीं सकता था, लेकिन वो दिखा सकता है और वो सब करता है, लेकिन लॉरेन के साथ। जिल, जब आप बहुत छोटी बच्ची थी तब भी क्या आपको यही फीलिंग किसी से आती थी? हाँ, मुझे पापा से भी यही फीलिंग आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि पापा मुझे प्यार नहीं करना चाहते थे। मैं चाहती थी कि वो मुझसे प्यार करें, केयर दिखाएं, अफेक्शनेट हो मेरी तरफ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और मैंने सोचा कि कि पापा अफेक्शनेट हैं ही नहीं, वो प्यार दिखा ही नहीं सकते हैं, केयर किसी को भी दिखा नहीं सकते हैं। तब उसी दौरान आपकी जो बेटी है, लॉरेन, वो तब 4-5 साल की थी और वो भी घर आया करती थी। तब पापा उसे बहुत प्यार करते थे, अफेक्शनेट थे उसकी तरफ, केयर करते थे, तो वो मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सके? ये मैं कभी भी समझ नहीं पाई कि जो मुझे लगता था कि मेरी तरफ अफेक्शनेट नहीं है, तो शायद पापा इनकेपेबल हैं प्यार दिखाने के, केयर दिखाने के। बट जब आपकी बेटी लॉरेन ने घर में आना शुरू किया, तो पापा करते थे, उसकी तरफ बहुत केयरिंग थे, बहुत अफेक्शनेट थे, तो मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों? जी का जो संदर्भ है, मेरी सबसे बड़ी बेटी लॉरेन के लिए था। संयोग से या सिंक्रोनिस्टिकली है, मेरी बेटी और जेफ की सबसे बड़ी बेटी का नाम एक ही है, लॉरेन। मुझे मेरी बेटी लॉरेन और पापा के साथ हुई घटना के बारे में बताओ। ठीक है, मैं हमेशा पापा से एक दूरी महसूस करती थी और वास्तव में उनके प्यार को, उनके अफेक्शन को, उनकी केयर के लिए तरसती थी। उन्होंने कभी भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा या मुझे एक छोटी बच्चे के रूप से अपनी गोद में बिठाकर खिलाया, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया। मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरे में ही कुछ गलत है, जिसकी वजह से पापा मेरे को नॉर्मल बेटियों की तरह प्यार नहीं करते हैं। फिर जब मैं बड़ी हुई, तो माँ ने मुझे बताया कि उन्हें नहीं लगता है कि पापा किसी से भी प्यार करने में सक्षम थे, खुद उनसे भी नहीं। तो मम्मी ने मुझे बताया कि उनके तरफ भी पापा इमोशनली अनअवेलेबल थे। उस समय मैंने अपने आप को, अपने मन को समझाकर शांत कर लिया कि पापा हैं ही अन इमोशनल, इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं।
क्योंकि मैंने यही लॉजिक निकाला कि अगर वो वास्तव में किसी से प्यार करने में कैपेबल नहीं थे, तो ये मेरी गलती नहीं थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करते थे। वास्तव में वो किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं थे, किसी से प्यार नहीं करते थे। उन्होंने शायद ही कभी मेरे बच्चों को यानी अपने ही पोते-पोतियों को भी प्यार दिया हो, ना केयर दिखाई हो उनकी तरफ। वो एक बुरे फादर नहीं थे, वो बस प्यार नहीं कर सकते थे, अफेक्शन दिखा नहीं सकते थे। मुझे बस उनके लिए दुःख हुआ। तो मुझे पता था कि वह हमारे पापा के बारे में क्या कहना चाहती है। वह एक दयालु और सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन बहुत शांत और किसी के साथ घुलते मिलते नहीं थे। मोस्ट ऑफ हिज लाइफ वो किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। मुझे आपके घर में एक विशेष दिन याद है। आपकी बेटी लॉरेन शायद 4-5 साल की थी और मम्मी और पापा और हम सब आपके घर आए। मैंने देखा कि आपकी बेटी लॉरेन पापा का हाथ ले रही है, हाथ पकड़ रही है और उसने कहा कि चलो दादाजी, मैं आपको गार्डन में ले चलूँ और वहाँ के जितने भी फूल हैं, फ्लावर्स हैं, वो दिखाती हूँ। तो पापा उनका हाथ पकड़कर लॉरेन जो है, उनका हाथ पकड़कर उन्हें एक अलग जगह पे ले गए और नॉन स्टॉप बातें करती रही। उन्हें सभी फूल दिखाए, फ्लावर्स दिखाए। उसने उन्हें बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं उन्हें पूरे समय खिड़की से देखती रही। जब वो वापस अंदर आए, तो उन्होंने पापा ने लॉरेन को गोद में बिठाया, रख लिया और बहुत ज़्यादा प्लेफुल थे, उसके साथ बहुत इंटरैक्ट कर रहे थे, बहुत खुश थे। शायद ही मैंने उनको कभी भी इतना प्लेफुल, इतना खुश इतना इनोसेंट कभी भी देखा हो लाइफ में। तो मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और ये जानकर कि तो वो सबके साथ प्यार करने में सक्षम हैं। तो मैंने सोचा अगर वो लॉरेन से प्यार कर सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं? फॉरगिवनेस के दृष्टिकोण से जील की कहानी को इंटरप्रेट करते हुए मैंने आसानी से देखा कि जेफ का बाहरी अजीब व्यवहार अनजाने में जील का समर्थन करने के लिए बनाया गया था, ताकि जील अपने पिता के साथ अनसुलझे रिश्ते को ठीक कर सके। अगर वह इस दृष्टिकोण को देख और समझ सकती है और जेफ के व्यवहार में परफेक्शन को पहचानती है, तो वह अपने दर्द को ठीक कर सकती है और फिर जेफ का व्यवहार लगभग निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि किस तरह से जिल को इस बात को किस तरह से समझाया जाए ताकि वह इस बात को समय पर समझ सके। लकीली मुझे कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे खुद से ही इस बात का स्पष्ट कनेक्शन मिल गया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये अजीब है कि जेफ की बेटी और आपकी बेटी दोनों से ही जिससे मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, दोनों का एक ही नाम है और दोनों की ये पहली बेटियां हैं। क्या आपको ये एक अजीब-सा कोइंसिडेंस नहीं लगता है? क्या आपको लगता है कि इस कोइंसिडेंस में कोई कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल। यही इस पूरी स्थिति को समझने और सुलझाने की चाबी है। क्या मतलब है आपका? चलो अब इसका मतलब जानते हैं। पापा और मेरी बेटी लॉरेन की स्थिति और आपकी आज की वर्तमान स्थिति या सिचुएशन, इन दोनों परिस्थितियों के बीच आप क्या अन्य समानताएं देखते हैं? ठीक है, चलो देखते हैं। दोनों लड़कियों का नाम एक है। उन दोनों को प्यार मिल रहा था, जो मुझे अपने जीवन में जिन पुरुषों से, जिन मेल्स से मुझे प्यार चाहिए था, तो दोनों को ही उन्हीं मेल से प्यार मिल रहा था। तो पापा और मेरा हस्बैंड। अभी यहाँ पे समझ में है ना दोनों लोरन का रोल क्या था। तो ऐसा लगता है कि आपकी लॉरेन लॉरेन पापा से प्यार पाने में कैपेबल थी, उनका अफेक्शन पाने में, जो मैं नहीं कर सकी और फिर वही जेफ की बेटी लॉरेन को वो सारा प्यार मिलता था, जो मैं अपने पति से चाहती थी। तो लेकिन मुझे यही लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों? मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों? ये थोड़ा डरावना है कि ये क्या चल रहा है? देखो जी, मुझे समझाने दो कि यह कैसे काम करता है। यह आदर्श उदाहरण है कि मैं पहले के बारे में क्या बात कर रहा था जब मैंने कहा था कि ड्रामा जिसे हम
जीवन कहते हैं, उसके नीचे एक पूरी तरह से अलग वास्तविकता है। मेरा विश्वास करो, डरने की कोई बात नहीं है। जब आप देखोगे कि यह कैसे काम करता है, तो आप और ज्यादा ट्रस्ट और ज्यादा सिक्योर और ज्यादा शांति महसूस करेंगे। आपको एहसास होगा कि कोई भी स्थिति कितनी भी खराब लगती हो, हमें नेचर या भगवान द्वारा हर दिन हर पल कितनी अच्छी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। जब इसे स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखा जाए, तो किसी भी परिस्थिति में जब हम कोई पेन या डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो वह नेचर द्वारा एक सिग्नल या मैसेज होता है कि हम स्पिरिचुअल लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, और वह मैसेज देकर नेचर हमें उस पेन से बाहर निकालने का एक अवसर देती है। हो सकता है यह हमारा कोई ओरिजिनल पेन या कोई बहुत पुराना या गलत बिलीफ हो, जो हमें अपने सच्चे स्वयं या ओरिजिनल माइसेल्फ बनने से रोकता है। मगर हम अक्सर इन मैसेजेस को इस दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं समझ पाते हैं। इन मैसेजेस को समझने के बजाय हम उस वक्त उस स्थिति में जो हो रहा है उसके लिए दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसा करने से हम ओरिजिनल मैसेज को समझने से अपने आप को रोकते हैं। इस नासमझी से हम अपने आप को हील या सिचुएशन को ठीक करने से रोकते हैं। अगर हमें जो कोई भी स्थिति को जल्दी ठीक करने की जरूरत है, सिचुएशन बोलिए, हाँ, परिस्थिति। अगर हमें जो कोई भी सिचुएशन को जल्दी ठीक करने की जरूरत है और हम उसे समय पर ठीक नहीं करते हैं, तो हमें और अधिक डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं, और फिर हम सचमुच अपने आप से पूछने के लिए मजबूर होते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। इससे पहले कि हम ध्यान दें, कभी कभी ये पेन मैसेज तो बहुत जोर शोर से आना पड़ता है। डिस्कम्फर्ट बेहद तीव्र होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई जानलेवा बीमारी के रूप में आना एक बहुत लाउड पेन मैसेज है। फिर भी कुछ लोगों को मृत्यु का सामना करते समय भी उनके जीवन में क्या हो रहा है और जो हील करने की ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन समझ में नहीं आता। अभी आपके केस में इस बार ठीक होने के लिए जो मैसेज आया है, वह आपके पापा के साथ वाला आपका जो ओरिजिनल पेन है, और यह फैक्ट है कि उन्होंने आपको कभी प्यार नहीं दिखाया, वह उससे रिलेटेड है। मतलब आपका प्रेजेंट पेन एंड डिस्कम्फर्ट ये सब इसी की वजह से है। यह पर्टिकुलर पेन अलग अलग परिस्थितियों में पहले भी कई बार आपको आया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपने पेन मैसेजेस को नहीं पहचाना, यह पेन कभी नहीं ठीक हो पाया। इसीलिए हमें इस पेन को हील करने की जब जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हमें इसे एक गिफ्ट की तरह लेना चाहिए। एक गिफ्ट? आपका मतलब है कि ये एक गिफ्ट है क्योंकि इसमें मेरे लिए एक मैसेज है, और एक ऐसा मैसेज जिसे अगर मैं देख पाती तो ये मुझे बहुत समय पहले मिल गया होता। हाँ, अगर आपने इसे तब देखा होता, आपकी परेशानी कम होती और आप अब इससे नहीं गुजर रहे होते। कोई बात नहीं, कोई भी ठीक है, ये एकदम सही है। और अब आपको इसे समझने के लिए जानलेवा बीमारी पैदा नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कि बहुत से लोग इसे ना समझने के कारण करते हैं। आप इसे अब समझ रहे हैं और ठीक करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वास्तव में क्या हुआ है और इसने आपके जीवन को अब तक कैसे प्रभावित किया है। जब आप एक छोटी लड़की थी, तब आपको महसूस हुआ कि आपको पापा द्वारा इग्नोर किया गया या प्यार नहीं किया गया। एक लड़की के लिए यह काफी दर्दनाक फीलिंग है। डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से एक लड़की के लिए अपने पिता से प्यार महसूस करना आवश्यक है, क्योंकि चूंकि आपने इस प्यार को महसूस नहीं किया, इसलिए आपने निष्कर्ष निकाला कि आप में ही कुछ गलत है। आप वास्तव में विश्वास या बिलीव करने लगे कि आप किसी का प्यार लेने के काबिल नहीं हो। उस विश्वास या बिलीफ सिस्टम ने आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम गहराई में जाके परमानेंट जगह बना लिया, और बाद में जब रिश्तों की बात आई, तो यही बिलीफ सिस्टम ने आपके जीवन को चलाना शुरू कर दिया। दूसरे शब्दों में, अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस बिलीफ सिस्टम कि आई एम नॉट गुड इनफ टू बी लव्ड बाय एनीवन को सही साबित करने के लिए
आपका जीवन आपको हमेशा वही सिचुएशंस आपके जीवन में बार बार ले आएगा जो आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करता है कि आप किसी का भी प्यार लेने के काबिल नहीं हो। मतलब जीवन हमेशा आपके बिलीफ को ही सही साबित करेगा। पापा का प्यार न मिलने का दर्द एक बच्चे के रूप में जितना आप सहन कर सकते थे उससे ये कहीं अधिक था। इसलिए आपने कुछ दर्द को ऊपरी सतह पर दबा दिया और बाकी बचा हुआ दर्द पूरी तरह से अंदर दबा दिया। लेकिन आप जानते हैं कि यह दर्द है तो वही, लेकिन उसे अब आप अपने अंदर कहीं दबा दिया है। ये पूरी तरह दबी हुई भावना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से दफन हो जाती है कि ये अंदर होते हुए भी हम इसे महसूस नहीं कर सकते। बाद में जब आपको एहसास होने लगा कि आपके पापा स्वाभाविक रूप से प्यार करने वाले व्यक्ति नहीं थे और शायद किसी से प्यार नहीं भी कर सकते थे, तो आप कुछ हद तक अपने आप को समझा बुझाकर शांत कर लिया कि आपको वो प्यार नहीं करते थे। आपने शायद कुछ दबे हुए दर्द को छोड़ दिया और शायद इस विश्वास के कुछ हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया कि आप अप्रिय थे। आखिरकार अगर वह किसी से प्यार नहीं कर सके तो शायद वह आपकी गलती नहीं थी कि वह आपसे प्यार नहीं करते थे। फिर एक दिन ऐसी कुछ घटना हुई जिसने आपको फिर से उसी दर्द भरी स्थिति में धकेल दिया। जब आपने पिता को मेरी बेटी लॉरेन से प्यार करते हुए देखा तो इस घटना ने आपको फिर से आपके पुराने बिलीफ सिस्टम को बिलीव करने को मजबूर कर दिया। आपने अपने आप से कहा, मेरे पापा आखिरकार प्यार कर सकते हैं लेकिन वह मुझसे प्यार नहीं करते। यह स्पष्ट रूप से मेरी गलती ही है। मैं अपने पापा को प्यार करने के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। इनफैक्ट पापा ही नहीं, मैं किसी भी पुरुष के प्यार पाने के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। अब इस घटना के बाद से आप अपने जीवन में लगातार उन्हीं परिस्थितियों को क्रिएट करने में लगे रहे जो इस सच को साबित कर सके कि मैं प्यार करने के काबिल नहीं हूँ। मैंने ऐसे क्या किया है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैंने खुद ने ही कैसे ये परिस्थितियाँ, ये सिचुएशंस क्रिएट कर ली हैं अपनी लाइफ में। आपके पहले पति हेनरी के साथ आपका रिश्ता कैसे था? तो जिल ने अपने एक बच्चे के पिता हेनरी से पहले शादी की थी और वो 15 साल एक साथ में रहते थे। कई मामलों में हेनरी बुरा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही अनलॉयल था। उसे हमेशा दूसरी लेडीज़ की तरफ काफ़ी लगाव रहता था, इन्फ्लुएंस रहता था और मुझे वास्तव में इस चीज़ से स्पेशली बहुत ही नफ़रत थी, डिसलाइकिंग थी। बिल्कुल सही। और आपने उसे विलन के रूप में देखा और खुद को विक्टिम के रूप में। हालांकि सच्चाई यह है कि आपने उसे अपने जीवन में ठीक इसलिए आकर्षित किया कि आप जानते थे कि कभी ना कभी वह आपके विश्वास को साबित करेगा कि उसका प्यार पाने में आप पर्याप्त नहीं हो। अनलॉयल बनकर वह आपके बिलीफ सिस्टम को सही साबित करने में आपका सहयोग देगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुझ पर एक एहसान कर रहा था? इस बात को मैं बिल्कुल भी नहीं मानूँगी। ठीक है, लेकिन कम से कम उसने निश्चित रूप से आपके बिलीफ सिस्टम का समर्थन तो किया है ना, कि आप उसके लिए पूरी तरह इनफ नहीं थे और इसलिए वह हमेशा अन्य लेडीज की तरफ फोकस में रहता था। यदि उसने इसके अपोजिट अगर बिहेव किया होता और लगातार आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो जैसे कि वो आपसे पूरी तरह वफादार हो और आप उसके लिए पूरी तरह इनफ हो, तो आपने आपके बिलीफ सिस्टम को साबित करने के लिए अपने जीवन में कुछ और ड्रामा क्रिएट किया होता। अपने बारे में आपका जो बिलीफ है, भले ही वो पूरी तरह से गलत है, उस बिलीफ ने अपने आप के लिए इनफ होना असंभव बना दिया। अगर आपने उस समय अपने पापा से संबंधित अपने मूल दर्द को ठीक करके अपना बिलीफ बदल कर करेक्ट कर दिया होता कि मैं इनफ हूं, तो हेनरी ने तुरंत आपके दोस्तों से मिलना बंद कर दिया होता। यदि वह बंद नहीं होता तो भी आप उसे खुशी खुशी छोड़कर किसी और को ढूंढ लिया होता जो आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि आप उसके लिए इनफ हो। हम हमेशा अपनी रियलिटी हमारी बिलीफ सिस्टम के अनुसार बनाते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है, तो देखें कि आपके जीवन में क्या चल रहा है।
हमारा जीवन हमेशा हमारे विश्वासों या बिलीफ सिस्टम को दर्शाता है। हर बार जब जब हेनरी ने आपको धोखा दिया, तो उसने आपको पापा द्वारा प्यार प्राप्त ना होने के मूल दर्द को ठीक करने का मौका दिया। उसने दर्द देने के लिए जो भी एक्शन लिए, वह आपके बिलीफ सिस्टम को पक्का करने के हेतु किया। जो है कि मैं किसी भी पुरुष से प्यार पाने में काबिल नहीं हूँ। वास्तव में हेनरी के सभी गलत एक्शंस आप द्वारा फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस में लाने के लिए और अपने मूल दर्द को ठीक करने के लिए एक पहली अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन आपने उन सारी पहली अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया। अगर आपने हर बार उसे विलन साबित किया और खुद को विक्टिम समझा, जिसने दर्द का हीलिंग होने को असंभव कर दिया। यहाँ पर फॉरगिवनेस का क्या मतलब है? कि क्या आप कह रहे हैं कि मुझे धोखा देना और सारे गलत कामों के लिए मैं उसे माफ कर दूं? मुझे उसे माफ कर देना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ कि उस समय हेनरी ने आपको अपने ओरिजिनल दर्द को नजदीक से समझने का और आपके बिलीफ्स कैसे आपके जीवन को चला रहे हैं इसका अवसर प्रदान किया, और साथ साथ उन बिलीफ्स को बदलने का और ओरिजिनल दर्द को हील करने का भी अवसर दिया। फॉरगिवनेस से मेरा यही मतलब है। क्या आप देख सकते हैं कि वह आपकी फॉरगिवनेस की योग्य क्यों है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बिलीफ्स को ही रिफ्लेक्ट कर रहा था, जैसे मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे पापा द्वारा बहुत प्यार या अफेक्शन नहीं दिखाया गया और वो मुझे काबिल या इनफ नहीं होने के बारे में सही साबित कर रहा था। जो मेरा बिलीफ सिस्टम था कि आई एम नॉट इनफ, बचपन के एक्सपीरियंसेस के आधार पे जो मैंने एक आइडिया बनाया था कि आई एम नॉट इनफ, तो वो उसको राइट प्रूफ कर रहा था। क्या मैं सही समझ रही हूँ? हाँ, एकदम सही। और जिस हद तक उसने आपको वह अवसर प्रदान किया, वह श्रेय का हकदार है। वास्तव में जितना आप अभी महसूस करते हैं, उससे कहीं अधिक। हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि अगर आपने उस समय पापा के संबंधित अपना बिलीफ ठीक कर दिया होता, तो क्या हेनरी ने अपने गलत व्यवहार को रोक दिया होता, या क्या आपने उसे छोड़ दिया होता? हेनरी ने आपको पेन मैसेज मिले इसके लिए पूरी जोर से कोशिश की थी। तो उस अर्थ में हेनरी आपकी फॉरगिवनेस और डीप ग्रेटिट्यूड का हकदार है। यह उसकी गलती नहीं थी कि आप उसके व्यवहार के पीछे के सही संदेश को नहीं समझ पाए। मुझे पता है कि आपके लिए यह देखना और समझना कठिन था कि वह आपको एक सुंदर गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमें ऐसे सोचना नहीं सिखाया जाता। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि हम देखें कि हर बात के पीछे बैकग्राउंड में असलियत में क्या हो रहा है, और हम कहें कि देखो मैंने अपने जीवन को समझकर कैसे बनाया है। क्या यह दिलचस्प नहीं है? इसके बजाय हमें दूसरों को जज करना, दोष देना, आरोप लगाना, विक्टिम का कार्ड खेलना और बदला लेना सिखाया जाता है। और ना ही हमें यह सोचना सिखाया जाता है कि हमारा जीवन हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड के अलावा अन्य शक्तियों द्वारा निर्देशित होता है। लेकिन है वास्तव में वह हेनरी की आत्मा थी जिसने आपको ठीक करने में मदद करने की कोशिश की। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो हेनरी ने बुरी लत का शिकार होने का काम किया, लेकिन उसकी आत्मा ने आपकी आत्मा के साथ मिलकर आपके स्पिरिचुअल विकास के लिए खुद बुरी लत के अधीन जाने का मार्ग चुना। इस तथ्य को स्वीकार करना ही फॉरगिवनेस का अर्थ है। इसका उद्देश्य किसी सिचुएशन की स्पष्ट परिस्थितियों के पीछे की सच्चाई को देखने और हमेशा वहां मौजूद प्यार को पहचानने में है। आओ जेफ पर एक नजर डालें और देखें कि ये फॉरगिवनेस के प्रिंसिपल्स आपके वर्तमान संबंध में कैसे काम कर रहे हैं। अभी जेफ के बारे में। शुरुआत में जेफ को आपके प्रति बेहद प्यार था। वह आपके लिए आप जो कहे करता था, आपके साथ कम्युनिकेट करता था। सतह पर जेफ के साथ जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। हालांकि याद रखें, जेफ का यह आपके प्रति इतना अच्छापन आपकी खुद की तस्वीर में फिट नहीं था, जो कि अपने बारे में आपका बिलीफ। आपके बिलीफ के अनुसार आपको ऐसा आदमी प्राप्त नहीं होना चाहिए जो आपको इतना प्यार दिखाए। आप पर्याप्त नहीं है, याद है? हाँ, याद है। आप आत्मा सोल जानती है कि आपको उस विश्वास को ठीक करना होगा। इसलिए जेफ की सोल
और आप सब के साथ आपको आपकी जागरूकता में लाने के लिए किसी भी तरह एक होकर काम करती है। सतह पर ऐसा लगता है कि ये अजीब और पूरी तरह से चरित्र से बाहर होकर ये काम करना शुरू कर रहा है। फिर वह आपको एक और लॉरेंस से प्यार करके आपका ध्यान खिंचवाता है। इस प्रकार आपके साथ वही दृश्य पेश पेश करता है जो आपने कई साल पहले अपने पिता के साथ किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह तुम्हें निर्दयता से सता रहा है और तुम पूरी तरह से असहाय और पीड़ित महसूस करते हो। क्या यह आपकी वर्तमान स्थिति का वर्णन करता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, तो यहाँ आप फिर से एक विकल्प चुनने जा रहे हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आपको आपका ओरिजिनल पेन ठीक करना है और आगे बढ़ना है, या बस अपने आप को जेफ के सामने सही साबित करने में बने रहना है। यदि आप वही डिसाइड करेंगे जो ज्यादातर लोग नॉर्मली करते हैं, तो आप विक्टिम बनना चुनेंगे और जेफ को गलत ठहराएंगे, जिससे आप सही साबित हो जाएंगे। आखिरकार उसका व्यवहार काफी क्रूर और अनुचित लगता है, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी कई महिलाएं हैं जो इसके जवाब में कोई कठोर कार्रवाई करने में आपका समर्थन नहीं करेगी। क्या आपके अधिकांश दोस्त ये नहीं कह रहे कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए? हाँ, हर कोई कहता है कि अगर वो नहीं बदलता है तो मुझे शादी से बाहर निकल जाना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए। मैंने वास्तव में सोचा था कि आप भी ऐसा ही कहेंगे और मेरा साथ देंगे। कुछ साल पहले शायद यही कहता। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं, इन स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक सिद्धांतों को जानने के बाद से ऐसी सिचुएशंस को देखने का मेरा मेरा पूरा तरीका बदल गया है। तो जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन यह पहचानना हो सकता है कि सतह पर जो हो रहा है उसके नीचे कुछ और अधिक मीनिंगफुल और पोटेंशियली बहुत सपोर्टिव चल रहा है। और यह दूसरा ऑप्शन यानी ये स्वीकारना कि जेफ के व्यवहार में एक और संदेश, एक और अर्थ हो सकता है, एक और इंटेंशन उस परिस्थिति के भीतर आपके लिए गिफ्ट। जेफ का बिहेवियर इतना विचित्र है कि आपको अपने आप इसकी सही वजह जानना बहुत मुश्किल होगी। शायद कुछ और चल रहा है जो अभी तक मैं नहीं देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कि जेफ जो कर रहा है वो लगभग हेनरी के समान ही है, हेनरी के जैसा ही है, लेकिन मेरे लिए इसे जेफ के साथ देखना मुश्किल है क्योंकि मैं अभी बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ। मैं वास्तव में क्या हो रहा है इसके परे देख नहीं सकती। हाँ, यह ठीक है। देखो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट बस इस विचार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना कि कुछ और चल रहा है। यही अपने आप में एक बड़ा कदम है। वास्तव में स्थिति को एक दूसरे एंगल से देखने की इच्छा आपके पेन को हील या उपचार करने की चाबी है। 90% उपचार तब होता है जब आप इस दूसरे विचार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपकी आत्मा ने प्यार के लिए यह स्थिति बनाई है। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो इसका मतलब आपकी स्थिति का नियंत्रण आप स्थिति का सिचुएशन का नियंत्रण छोड़कर उसे भगवान को सौंप देते हैं, और फिर भगवान बचे हुए 10% का ख्याल रखता है। यदि आप वास्तव में डीप लेवल पर समझ सकते हैं और इस विचार को भगवान के हवाले कर देते हैं, तो भगवान इसे संभाल लेंगे और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा करने से जो सिचुएशन पैदा हुई है और आपका उपचार दोनों ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। हालांकि इस कदम से पहले आप एक पूरी तरह तर्कसंगत कदम उठा सकते हैं। लॉजिकल कदम उठा सकते हैं जो आपको चीजों को तुरंत अलग तरह से देखने में सक्षम बनाता है। इसमें कल्पना से फैक्ट को अलग करना शामिल है, मतलब फैक्ट को फिक्शन से अलग करना। इसका अर्थ यह पहचानना है कि तुम्हारे बिलीफ का कोई भी फैक्चुअल आधार, तथ्यात्मक आधार नहीं है। यह बस एक कहानी है जिसे आपने कुछ तथ्यों को बहुत सारी गलत धारणाओं के आधार पर बनाया है। देखा जाए तो ऐसा हम हर समय करते हैं कि पहले हम किसी एक घटना का अनुभव करते हैं और उसके बारे में अपने मन में इमीडिएटली एनालिसिस करते हैं। फिर हम इन दोनों बातों को एक साथ रखते ताकि इसके बारे में काफी हद तक झूठी कहानी बनाई जा सके। क्या हुआ? कहानी विश्वास बन जाती है और हम इसका बचाव करते हैं जैसे कि यह सच था। यह कभी नहीं, बिल्कुल नहीं।
आपके मामले में फैक्ट यह थे कि पापा ने आपको गले नहीं लगाया, आपके साथ खेलने में समय नहीं बिताया, आपको अपनी गोद में नहीं रखा, वे स्नेह के लिए आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करते थे। ये सभी फैक्ट्स थे। उन फैक्ट्स के आधार पर आपने एक महत्वपूर्ण धारणा बनाई कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते। क्या यह सच नहीं है? हाँ, सच है। हालांकि फैक्ट यही है कि वह आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वे आपसे प्यार नहीं करते थे। यह आपकी आपने की हुई इंटरप्रिटेशन है, और ये इंटरप्रिटेशन सच नहीं थी। हम आप हम यह जानते हैं कि वह एक शांत और एकांत प्रिय व्यक्ति थे, और किसी के साथ उठना बैठना, सिंपल सी बातें भी करना उनके लिए डरावनी और मुश्किल बात है। शायद वह यह नहीं जानते थे कि वो अपने प्यार का इजहार कैसे करें, जिस तरह से आप उनसे पाना चाहते थे। क्या आपको वह डॉल हाउस याद है जो उन्होंने आपको क्रिसमस के लिए एक साल बनाया था? मुझे याद है कि जब आप बिस्तर पर थे, वे शाम को इसे बनाने में अनगिनत घंटे बिताते थे। शायद यही एकमात्र तरीका वे जानते थे जिससे कि आपके लिए अपने प्यार का इजहार कर सके। मैं पिताजी के लिए बहाने नहीं बना रहा हूँ, ना कि आपने जो कहा है, यह महसूस किया है, उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सभी यह सोचने की गलती कैसे करते हैं कि हमारी इंटरप्रिटेशन को कैसे हम सच समझ बैठते हैं। आपने अगली बड़ी धारणा जो बनाई, फैक्ट, और आपकी पहली इंटरप्रिटेशन के आधार पर कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते और यह मेरी गलती है, मुझ में ही कुछ गलत है, यह अन्य धारणा की तुलना में एक बड़ा झूठ था। क्या आप सहमत नहीं है? हाँ, आई एग्री। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप उस निष्कर्ष पर आए, क्योंकि छोटे बच्चे इसी तरह सोचते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि दुनिया उनके चारों ओर घूमती है। वे हमेशा मान लेते हैं कि जब चीजें ठीक नहीं होती तो यह उनकी गलती है। जब कोई बच्चा पहली बार ऐसी सोचता है तो बहुत दर्द के साथ जुड़ा होता है। दर्द को कम करने के लिए एक बच्चा इसे दबाता है, लेकिन यह प्रोसेस वास्तव में उस दुखी विचार से छुटकारा पाने के लिए इसे और कठिन बना देती है। इस प्रकार हम वयस्क भी इस विचार के साथ अटके रहते हैं कि यह मेरी गलती है और मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, होना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में कोई स्थिति या कोई सिचुएशन इस दर्द या इससे जुड़े विचार की स्मृति को ट्रिगर करती है, तो हम इमोशनल या भावनात्मक रूप से पीछे हट जाते हैं। इस प्रकार हम उस छोटे बच्चे की तरह महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं जिसने पहली बार दर्द अनुभव किया था। इनफैक्ट ठीक यही हुआ जब आपने मेरी बेटी लॉरेन को हमारे पापा के प्यार को महसूस करते देखा। आप 27 साल की थी, लेकिन उस पल आप 2 साल की जिद थे, जिसने अनलॉड महसूस किया और आपके बचपन के सभी हट और जरूरतों को महसूस किया था। और आप अभी भी यही कर रहे हैं, केवल इस बार आप इसे अपने पति के साथ कर रहे हैं। जिस विचार पर आप अपने रिश्तों को आधारित करते हैं, वो विचार 2 साल के बच्चे द्वारा की गई व्याख्या, इंटरप्रिटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वास्तव में इस इंटरप्रिटेशन का कोई आधार नहीं है। क्या आप इसे देख सकते हैं जिल? हाँ, मैं देख सकती हूँ। मैंने बिना सोची समझी धारणाओं के आधार पर कुछ बहुत ही सिली निर्णय लिए हैं, डिसीजंस लिए हैं, ऐसा है ना? हाँ, आपने लिए है, लेकिन आपने अपनी धारणाओं को तब बनाया जब आप दर्द में थे और आप बहुत छोटे थे। भले ही आपने इसे छुटकारा पाने के लिए दर्द को दबा दिया, मगर आपका बिलीफ सिस्टम आपके जीवन में सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता था। यही वह समय था जब आपकी आत्मा ने आपके जीवन में कुछ ड्रामा बनाने का फैसला किया, ताकि आप इसे फिर से कॉन्शियस माइंड में ला सके और एक बार फिर से पेन पर उपचार चुनने का अवसर प्राप्त कर सके। आपने जीवन में उन व्यक्तियों को आकर्षित किया जो सीधे आपके दर्द को पुनः सामने लाकर आपका सामना करेंगे और आपको उनके माध्यम द्वारा उसी ओरिजिनल एक्सपीरियंस को फिर से जीने के लिए प्रेरित करेंगे। यही जेफ अभी कर रहा है। बेशक मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि वह यह सब सोच समझ कर ऐसा कर रहा है। इनफैक्ट जेफ ये सब समझ नहीं रहा है। वह शायद अपने व्यवहार से आपसे भी ज्यादा हैरान है। याद रखिए, यह आत्मा से आत्मा का लेन देन है। उसकी आत्मा
आपके मूल दर्द के बारे में जानती है और जानती है कि आप फिर से अनुभव किए बिना इसे ठीक नहीं करेंगे। वाह! ये निश्चित रूप से सभी सिचुएशंस को देखने का एक पूरा ही अलग तरीका है। लेकिन क्या आप जानते हो कि मैं ऑलरेडी हल्का महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे आपके साथ बात करके मेरे कंधों से एक बहुत भारी बोझ उठ गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी एनर्जी अभी शिफ्ट हो गई है। कल्पना करो कि आपके पापा और लॉरेन की कहानी को जिंदा रखने के लिए आपको अपनी लाइफ की एनर्जी को कितना खर्च करना पड़ा। इसके अलावा कहानी के चारों ओर लिपटे हुए दुख और आक्रोश की भावनाओं को कम रखने के लिए लगने वाली एनर्जी की क्वांटिटी की कल्पना करो। अभी तक जो आंसू तुम बाहर के आए उससे भी काफी धरती नहीं होती रही, और आपने अभी स्वीकार किया है कि यह सब वैसे भी एक गढ़ी हुई कहानी थी। तो यह कितनी राहत की बात होनी चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी एनर्जी आपने जेफ के चारों ओर बंद कर रखी है, उसे गलत साबित करने में, खुद को और गलत और विक्टिम समझना। बस एक बार पूरी सिचुएशन को अलग तरह से देखने के लिए तैयार रहना ही आपको उस सारी एनर्जी को रिलीज करने में सक्षम बनाता है। कोई आश्चर्य नहीं है कि अभी आप हल्का महसूस करते हैं। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि क्या हुआ होता अगर जेफ के साथ जो सिचुएशन के पीछे जो भी चल रहा है, मेरे बिलीफ सिस्टम्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं इन सिचुएशंस को, ये समझने की बजाय अगर मैंने उसे छोड़ दिया होता और हम सेपरेट हो गए होते। आपकी आत्मा आपको ठीक करने में मदद करने के लिए किसी और आत्मा को लाई होती, लेकिन तुमने उसे नहीं छोड़ा, है ना। आपको समझना होगा कि हमारा इस तरह भी मिलना कोई अचानक या एक्सीडेंट नहीं था। इस प्रकार में अचानक जैसी कोई चीज होती नहीं है, या बल्कि आप आत्मा ने इस यात्रा को जेफ के साथ की स्थिति को समझने का यह अवसर बनाया। आप आत्मा ने यहाँ आपको गाइड किया। और जो 2 लॉरेन के बारे में क्या? ये कैसे हुआ? निश्चित रूप से ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। इस प्रणाली में भी कोई संयोग नहीं है। बस यह जान ले कि आपकी आत्माओं और कुछ अन्य लोगों की आत्माओं ने इस स्थिति को बनाने की साजिश रची। और ध्यान दे कि यह कितना सही था कि ओरिजिनल कहानी में लॉरेन नाम की एक व्यक्ति, जो कि मेरी बेटी थी, और अभी आज की इस कहानी में लॉरेन, जो कि जेफ की बेटी है, शामिल है। इससे अच्छा सुराग और नहीं हो सकता। यह कल्पना करना कठिन है कि यह पूरा प्लॉट किसी भी तरह से प्लान नहीं किया गया था। तो अब मैं क्या करूँ? ये सच है कि मैं बहुत लाइट फ़ील कर रही हूँ, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ और जेफ को देखती हूँ, तब मैं क्या करूँ? वास्तव में आपके लिए करने के लिए बहुत कम है। अब यहाँ से बस यही एक सवाल है कि आप अपने अंदर कैसा महसूस करते हो। क्या आप समझते हो कि अब आप विक्टिम नहीं है? क्या आप समझते हैं कि जेफ अब विलन नहीं है? क्या आप देखते हैं कि स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आपको चाहिए थी और चाहती थी? क्या आपको लगता है कि वह आदमी आपसे कितना प्यार करता है? आत्मा के स्तर पर मेरा मतलब है। क्या मतलब है आपका? जेफ आपको उस पॉइंट पर लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। यहाँ पर आप अपने बारे में, अपने बिलीफ को दोबारा देखने का मौका मिले, और फिर आप खुद देख सके कि वह एक असत्य था। क्या आप यह जानते हैं कि वह आपकी मदद करने के लिए कितनी असुविधा करने को तैयार था? वह स्वभाव से क्रूर आदमी नहीं है, इसलिए यह उसके लिए बहुत कठिन रहा होगा। इस प्रक्रिया में आपको खोने की जोखिम उठाते हुए कुछ ही पुरुष आपके लिए ऐसा कर सकते थे। जेफ या जेफ की आत्मा वास्तव में आपके लिए एक एंजल है। जब आप वास्तव में इसे समझ लेंगे तो आप उसके प्रति बहुत आभारी महसूस करेंगे। इसके अलावा ऐसे संदेश भेजना बंद करें कि आप प्यार पाने के काबिल नहीं है। अभी आपके पास आपके आपके जीवन में शायद पहली बार प्यार करने की क्षमता होगी। आपने जेफ को माफ कर दिया होगा, क्योंकि आप स्पष्ट हो जाएंगे कि कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ। यह हर मायने में परफेक्ट था। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, जेफ पहले से ही बदल रहा है और अपने विचित्र व्यवहार को छोड़ रहा है। उस उस जेफ आत्मा को पहले ही मैसेज मिल चुका है कि आपने उसे माफ कर दिया,
और आपने अपने बारे में अपनी गलत धारणाओं को ठीक किया है। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी बदलते हैं, जेफ की भी बदलती है। आप दोनों एनर्जी के माध्यम से जुड़े हैं, शारीरिक दूरी से कोई मतलब नहीं। तो आप तो अब आपके सवाल पर आते हैं कि तो जब आप घर पहुंचेंगे तो आपको कुछ विशेष करना नहीं होगा। वास्तव में मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करें कि जब आप घर जाते हो तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, विशेष रूप से किसी भी परिस्थिति में जेफ को इस सिचुएशन को नई तरीके से देखने के बारे में समझाने की कोशिश ना करें। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि आप अपनी धारणा को बदलने के परिणाम स्वरूप सब कुछ कैसे ऑटोमेटिकली अलग लगने लगेगा। आप भी बदला हुआ महसूस करेंगे। आप अपने आप को अधिक शांतपूर्ण, अधिक केंद्रित और रिलैक्स महसूस करेंगे। उसके साथ आपके रिश्ते को एडजस्ट करने में समय लगेगा, और यह अभी भी कुछ समय के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह मुद्दा अब हल हल हो जाएगा। तो अभी ये स्टोरी यहाँ खत्म हो रही है। भावनात्मक रूप से परेशान व्यक्ति के लिए फॉरगिवनेस के पर्सपेक्टिव में बदलाव करना हमेशा कठिन होता है। वास्तव में ऐसी जगह पर पहुंचने के लिए जहां क्षमा वास्तव में हो सकती है, अक्सर बहुत अधिक फोकस और रिपीटेटिव रिइंफोर्समेंट की आवश्यकता होती है। ये सब हम मेडिटेशन की तकनीक से कर सकते हैं, जो भावनाओं को मुक्त करने और अस्तित्व के नई तरीकों को एकत्रित फोकस करने में मदद करती है। थैंक यू।